नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में मुगल साम्राज्य की जो मेजर शासक थे उनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। आज हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो वन लीनियर पॉइंट्स हमने स्टडी नहीं करे थे मुगल साम्राज्य में, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले की पॉइंट्स अबाउट वे आर related to Mughal Empire। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड, मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके इस शासन पीरियड में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था उसकी हम बात कर लेते हैं। भाषा की बात करें तो इसमें फारसी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महत्व इसको फारसी भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी मुगल साम्राज्य के अंदर। फारसी भाषा इस टाइम पे बोली जाती थी। आगे बात करें, भारतीय व ईरानी शैली का विकास इस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ था और भारतीय शैली के प्रवर्तक थे अबुल फजल। तो यहाँ पे हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करते हैं। भारतीय व ईरानी शैली का भारतीय व ईरानी शैली का विकास हुआ। और भारतीय शैली के प्रवर्तक कौन थे? भारतीय शैली के जो प्रवर्तक थे उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के अंदर। तो इनके बारे में एक बार लिख लेते हैं। प्रवर्तक कौन हुए? भारतीय शैली के प्रवर्तक थे अबुल फजल। अबुल फजल इन्होंने अबुल फजल ने अपनी बुक में राजतत्व के बारे में, राजतत्व के संबंध में इन्होंने लिखा था कि राजतत्व ईश्वर का अनुग्रह है। ये उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। ये चीज अबुल फजल ने अपनी बुक में कही थी। और क्या कही थी देखिए, राजतत्व के संबंध में, राजतत्व के संबंध में लिखा राजतत्व ईश्वर का अनुग्रह है। राजतत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को मिलता है, जिसमें हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। ये स्टेटमेंट किसने दिया था अपनी बुक में? किसने लिखा था? ये अबुल फजल ने अपनी बुक में लिखा था। क्या लिखा था? राजतत्व के संबंध में इन्होंने लिखा था कि राजतत्व ईश्वर का अनुग्रह है और ये उसी व्यक्ति में होता है जिसमें हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का, जो मुगल साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का सिक्का। इस टाइम पे चांदी का सिक्का चलता था, वो इस अर्थव्यवस्था का आधार था। तो ये चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था का आधार
आधार चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार था। ठीक है, आगे बात करें, तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों ने किया था, इसका कोई रिलीवेंस नहीं है, बट ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं ऐसे ही स्टार मार्क करके यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं कि तंबाकू का इंडिया में प्रचलन किसने करा था। तंबाकू का प्रचलन हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं पुर्तगाली वगैरह की, पुर्तगीज के बारे में हम एक्सक्लूसिवली अब इनके बाद में बात करेंगे। मराठाओं के बाद में स्टडी करने के बाद में हम बात करेंगे इनकी एंट्री कैसे होती है, पुर्तगालियों की, ब्रिटिशर्स की, इनकी एंट्री इंडिया में कैसे हुई, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो तंबाकू का प्रचलन किसने करा था इंडिया में? पुर्तगालियों ने करा था। अब हम बात करें फोर्थ नंबर पॉइंट की, तो जो मुगल साम्राज्य में निर्यात किस चीज का होता था, बेसिकली इंपोर्ट किस चीज का होता था और एक्सपोर्ट किस चीज का होता था, वो देख लेते हैं। ये जो एक्सपोर्ट करते थे, नील का उत्पादन करते थे इंडिया में, उसका एक्सपोर्ट करते थे। सूती वस्त्र बनते थे इंडिया में, उनका एक्सपोर्ट करते थे। सूती वस्त्र और अफीम और सोरा का ये एक्सपोर्ट करते थे। किन किन चीजों का एक्सपोर्ट करते थे? नील, सूती वस्त्र, अफीम और सोरा का एक्सपोर्ट करते थे। मुगल साम्राज्य वाले किस किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे? नील, सूती वस्त्र, अफीम और सोरा का। और इंपोर्ट किस चीज का करते थे? आयात किस का करते थे? ये सोने, चांदी, घोड़े, सोने, चांदी, घोड़े और कच्चे रेशम का ये क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट करते थे? सोना, चांदी, घोड़े और कच्चा रेशम, वो इंपोर्ट करते थे। ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करा। इसके बाद में देखो एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है बर्नियर का, जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा है आयात के रिलेटेड, उसी से रिलेटेड एक बर्नियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो हम लिख लेते हैं। बर्नियर ने क्या कहा था, देखिए 5वें नंबर पॉइंट पे हम लिख लेते हैं। इन्होंने मुगल साम्राज्य में मुगल काल में सोने चांदी का आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मुगल काल में सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया था कि उसके संबंध में बर्नियर ने कुछ कहा था। बर्नियर एक अच्छे लेखक हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं। बर्नियर आयात इतना बढ़ गया था कि बर्नियर ने इसके संबंध में लिखा था। बर्नियर ने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी, विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है। क्या कहा इन्होंने कि विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद में सोना चांदी कहां दफन हो जाता है? इंडिया में दफन हो जाता है। ये बहुत ही इनका फेमस स्टेटमेंट है।
अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हम बात करें तो हमारे पास ये है कि इनकी कुछ कुछ बुक्स हैं, जैसे हुमायूं नामा हुई, तुजुक ए बाबरी हुई, जहांगीर नामा हुआ। तो इन बुक्स को किस किस ने लिखा था उनकी बात कर लेते हैं। तो बुक्स पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बुक्स की बात करेंगे। बुक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास हुमायूं नामा। कौन सी है? हुमायूं नामा। अब ये हुमायूं नामा किसने लिखी थी वो देखिए। ये लिखी थी बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? गुलबदन 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 बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी थी और ये बाबर की बाबर की पुत्री थी। किसकी डॉटर थी? बाबर की बेटी थी और उसने हुमायूं नामा लिखा था। आगे बात करें तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तुजुक ए बाबरी, इसके बारे में मैंने जब हम बात कर रहे थे, मुगल साम्राज्य जब स्टार्ट करा था और बाबर के बारे में बात करी थी, तब मैंने इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करी थी। ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? बाबर की आत्मकथा है। और मैंने ये भी बताया था कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है या तुर्की भाषा में ये लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसके बाद आगे बात करें तो जहांगीर नामा किसने लिखा था, तो उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड हमारी पॉइंट है जहांगीर नामा किसने लिखा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। और किसने लिखी थी ये? सॉरी, जहांगीर ने। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तुजुक ए जहांगीरी बुक का नाम है, जहांगीर नामा नहीं, हुमायूं नामा हो गया। आगे हम बात करते हैं तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी जहांगीर ने। किसने लिखी थी? जहांगीर ने ये बुक लिखी थी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। और जहांगीर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी? फारसी लैंग्वेज में लिखी थी। अब आगे बात करें तो दो बुक और है हमारे पास, जिनका कौन कौन सी बुक है जिनका, एक तो बुक वो है जिनका ट्रांसलेशन हुआ था। रामायण का ट्रांसलेशन किसने करा था? रामायण का ट्रांसलेशन फारसी लैंग्वेज में किसने करा था? बंदा यूनी ने करा था। किसने करा था? बंदा यूनी ने इसका ट्रांसलेशन करा था। कौन सी लैंग्वेज में करा? फारसी लैंग्वेज में करा था। क्या करा था? ट्रांसलेशन करा था। रामायण का फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किसने करा? बंदा यूनी ने करा। अब एक बुक और है हमारे पास जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को। नल दमयंती किसकी बुक है? ये बहुत सी बार पूछा जाता है। नल दमयंती किसकी बुक है? इसके राइटर कौन है नल दमयंती के? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फेजी इसके राइटर हैं। कौन है इसके राइटर? फेजी इसके राइटर हैं। और कौन सी लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है? फारसी भाषा में ये बुक लिखी गई है। ये था कुछ कुछ चीजें हमने कुछ कुछ बुक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास उसकी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 की आगे बात करते हैं। बुक्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा है। अब आगे बात करें
तो औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। चित्रकला किसके टाइम पे चरम पे थी? ये चित्रकला है वो शाहजहां के टाइम पे चरम पे थी, और उसके लेटर ऑन जब औरंगजेब की एंट्री होती है तो औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था, और उसी के बेसिस पे इसको इस्लाम के विरुद्ध मानकर, चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर इन्होंने क्या कर दिया? इसको बैन कर दिया। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कौन कौन सा शासक बजाता था, उनकी हम बात कर लेते हैं। 8 नंबर पॉइंट पे हम बात करें तो देखिए, अकबर था, उसको नगाड़ा बजाने का बहुत शौक था। वाद्य यंत्र कौन सा बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाने का बजाता था। नगाड़ा कौन बजाता था? अकबर बजाता था। वाद्य यंत्र है नगाड़ा, और उसको कौन बजाता था? अकबर बजाता था। बात करें वीणा की, तो वीणा बजाने का शौकीन कौन हुआ करता था? औरंगजेब जिसने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करा था, वो क्या बजाने का शौकीन था? कलामी क्या करने का शौकीन था? वो वीणा बजाने का शौकीन था। अब बात करें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरदास जी भी मुगल टाइम पे ही पैदा हुए थे। मुगल साम्राज्य के समकालीन शासक रचनाकार थे सूरदास जी। कौन थे? सूरदास जी मुगल टाइम पे ही हुए थे। तो उनकी रचना के बारे में बात करें तो इनकी रचना है सूर शाखा। सूरदास जी की रचना कौन सी है? सूर शाखा इनकी रचना है। आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जो मुगल साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक था जो जिसको अयोग्य शासक भी कहा जाता है। अयोग्य शासक की संज्ञा किसको दी जाती है मुगल साम्राज्य में? स्पेशली बात करें, उसी से रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो अयोग्य शासक किसको कहा जाता है? जहांदर शाह को। जहांदर शाह को क्या कहा जाता है? एक शासक हुए थे जहांदर शाह, मुगल साम्राज्य के शासक हुए। इनको अयोग्य शासक या लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके डिसीजंस की वजह से इसको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्जुन देव जी की हत्या किसने करी, लेटर ऑन तेग बहादुर जी की हत्या किसने करी, और शाहजहां का किससे संघर्ष हुआ, हरगोविंद जी छठे सिख गुरु थे, उनके साथ में किसका संघर्ष हुआ। ये सारी चीजें मैंने 3 शासकों के बारे में ऑलरेडी बात कर दी, 3 सिख गुरुओं के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब एक नेक्स्ट और सिखों के गुरु के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनके बारे में भी, सिख गुरुओं के बारे में एक्सक्लूसिवली हम एक चैप्टर के तौर पे इनके के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार फिर भी मैं ऐसे पॉइंट के तौर पे यहां पे बता देता हूं। सिख नेता या गुरु बंदा बहादुर की हत्या किसने करी थी? बहादुर की हत्या, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा। फरूक सियर ने किसकी हत्या करी थी? बंदा बहादुर की
हत्या करी थी। अब देखिए अयोग्य शासक किसको कहा जाता है? जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख या अयोग्य शासक कहा जाता है। और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? मुगल शासक शासन का घृणित व कायर शासक कहा जाता है। डरपोक शासक किसको कहा जाता है? फर्रुखसियर को कहा जाता है। ये भी मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ फर्रुखसियर के बारे में, इनके बारे में यहाँ पे लिखें तो मुगल साम्राज्य का, मुगल शासन का, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जितने में पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मुगल शासन का घृणित व कायर कायर शासक कौन है? मुगल शासक का, शासन का घृणित व कायर शासक फर्रुखसियर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया और यहां से मयूर सिंहासन ले गया। कौन ले गया? अब देखो बेसिकली पॉइंट ये है कि जिस मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था मुगल साम्राज्य में, उसको कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। तो अब नादिर शाह की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, ये चीज नोट डाउन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12वां नंबर पॉइंट है। 12वां नंबर पॉइंट में हमारे पास क्या है? नादिर शाह, नादिर शाह ने, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया, में आक्रमण किया। कब किया नादिर शाह ने आक्रमण? 1739 में किया। और ब्रैकेट में लिख लीजिए मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह। जब इन्होंने, इसने अटैक करा 1739 में, तो अटैक तो किया ही किया और यहां से मुगल साम्राज्य का जो बहुत ही फेमस मयूर सिंहासन था वो भी ले गया। अब बात करें नादिर शाह की, तो नादिर शाह किसका सेनापति था? अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं, नादिर शाह किसका सेनापति? नादिर शाह। और सेनापति की बात करें, अहमद शाह अब्दाली किसके सेनापति थे? ये बेसिकली नादिर शाह के सेनापति थे। तो ये चीज यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के सेनापति कौन थे? अहमद शाह अब्दाली सेनापति थे। अब इन्होंने अटैक कब करा? 1739 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण करा और यहां से मयूर सिंहासन और साथ ही साथ जो हमारा कोहिनूर हीरा था वो चुरा के ले गए। अब हम कुछ कुछ चीजें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में देख लेते हैं, कभी कभार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह के बारे में बात करें तो इनको नादिर शाह, इसको क्या कहा जाता है? इनको, इन्होंने फाउंड करा था, अफसरीद डायनेस्टी को फाउंड करा था। ये बेसिकली जो नादिर शाह थे ये कहां से पर्टेन करते थे, कहां पे रूल करते थे? ये बेसिकली ईरान, जिसको पहले प्रसिया कहा जाता था, वहां पे रूल करते थे। कहां पे रूल करते थे? वहां प्रसिया में रूल करते थे। लेटर ऑन इन्होंने धीरे धीरे एक्सपांड करा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थन हिस्से में, काफी जगह पे इन्होंने एक्वायर कर लिया था, काफी सारे हिस्से को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इनके देखो फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका नाम नादिर शाह है, इनका जन्म खुरासन ईरान में हुआ और उन्हें वहीं पे शासन करना स्टार्ट करा था। ठीक है, लेटर ऑन उसको एक्सपांड करा था। इन्होंने रूल करा था, इनके शासन काल की बात करें तो 1736 से लेकर 47 तक इनका शासन रहा। इन्होंने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड करा था? अफसरीद डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड करा था। इसके अलावा एक किसी ये अभियान में गए हुए थे, रिबेलियन
अभी रिबेल हो गया था वहां पे, और जिसकी वजह से इनका असेसिनेशन हो गया था 1747 ईस्वी में। अब आगे बात करें इन्होंने क्या क्या करा था, क्या क्या नहीं करा था, वो बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने ईरान को रीयूनियन करा, इसको रीयूनिफाइड करा, फिर से एक हिस्से में इनको डेवलप करा। इसके अलावा इन्होंने अफगान सेना को हराया, ओटोमान सेना, ओटोमान एम्पायर बहुत ही फेमस एम्पायर रहा है, तो इसको हराना इतना आसान काम नहीं था। अफगान, ओटोमान, सेंट्रल एशियन रिवल्स वगैरह को इन्होंने हराया था, और इन्होंने अपना जो ये डायनेस्टी थी इनकी, इस डायनेस्टी को इन्होंने ईरान के अलावा सेंट्रल एशिया और नॉर्थर्न इंडिया तक इन्होंने एक्सपांड करा था। इसके अलावा बात करें इंडिया में इन्वेजन की, तो 1738 और 39 के लगभग इन्होंने इन्वेजन करा था। मैंने आप लोगों को बताया था आक्रमण के बारे में, इन्होंने 1739 के लगभग इन्होंने आक्रमण करा, और यहां से क्या ले गए, यहां से मयूर सिंहासन और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी ले गए। और इनकी बैटल कौन सी हुई, लड़ाई कौन सी हुई, इस टाइम पे मुगल साम्राज्य बहुत ही वीक कंडीशन से गुजर रहा था, उसी का फायदा उठाया किसने, नादिर शाह ने इस चीज का फायदा उठाया। और यहाँ के मुगल साम्राज्य के शासक हुआ करते थे मोहम्मद शाह। कौन हुआ करते थे, मोहम्मद शाह उस टाइम पे शासक हुआ करते थे जब नादिर शाह ने आक्रमण करा। तो इनका युद्ध हुआ बैटल ऑफ करनाल, करनाल की लड़ाई हुई। करनाल वैसे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में। करनाल का युद्ध हुआ, और करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में ये लड़ाई हुई, और नादिर शाह इसमें विजय भी रहे। और इन्होंने इतनी लूटपाट करी थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इन्होंने लूटपाट करी। कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली साम्राज्य या ऐसे कहें मुगल साम्राज्य से जितना सामान लूटा, दिल्ली यहां से इंडिया से इतना सामान लूट लिया था कि काफी महीनों तक इनको, काफी सालों तक जो ईरान में टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, आगे बात करें नादिर शाह के बाद, ये चीज तो हो गई, इन्होंने 1739 में यहां अटैक करा और यहां पे काफी सारा धन दौलत यहां से लूट के ले गए थे। अब हम बात करते हैं इनके सेनापति की। सेनापति हुआ करते थे अहमद शाह अब्दाली। कौन हुआ करते थे, इनके सेनापति थे अहमद शाह अब्दाली। जैसे ही डेथ हुई 1747 में नादिर शाह की, तो अब शासन किसके हाथ में आ गया, अहमद शाह अब्दाली के हाथ में शासन आ गया। इसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है अहमद शाह अब्दाली को। इन्होंने दुरानी शासन की स्थापना करी थी, दुरानी एम्पायर की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1722 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ, अहमद शाह अब्दाली का जन्म हुआ 1722 में, मृत्यु हुई 1772 में। और कौन से शासन की इन्होंने स्थापना करी, कौन से वंश की इन्होंने स्थापना करी, वो करी दुर्रानी वंश की, दुर्रानी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना करी थी। और कहां पे करी, अफगान में, इन्होंने ईरान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना करी। और लेटर ऑन इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, दुरानी साम्राज्य की कैपिटल बनाया काबुल। इन्होंने एक्सक्लूसिवली अफगानिस्तान को एक्वायर कर लिया था, और लेटर ऑन इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया काबुल को। ठीक है, अब हम बात करें असेसिनेशन वगैरह की, तो नादिर शाह का असेसिनेशन होने के बाद में, आफ्टर द assassination of नादिर शाह in 1747, अहमद शाह इमर्ज एज ए लीडर ऑफ अफगान ट्राइब। ये जैसे ही मृत्यु हुई, जैसे ही assassination हुआ किसका, नादिर शाह का, तो इनके सेनापति थे अहमद शाह अब्दाली, वो पावर में आ गए, उनको सपोर्ट मिला और उन्होंने दुरानी साम्राज्य की स्थापना करी और अपनी राजधानी बनाया काबुल को। क्यों, काबुल को राजधानी बनाने के पीछे एक रीजन था। ठीक है, क्या रीजन था, उसका रीजन ये था
कि वहां की जो ट्राइब्स वगैरह थी वो नादिर शाह को सपोर्ट कर, नादिर शाह की तो डेथ हो गई, तो उसके बाद में वो जिसको सपोर्ट कर रही थी उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उसको सपोर्ट करा, इसलिए वो रूलिंग पार्टी में रहे और उन्होंने लंबे समय तक रूल करा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और काफी जगह पे अटैक वगैरह करे थे, मल्टीपल अटैक्स करे थे इन्होंने और धन दौलत लूटी थी। अब देखो अहमद शाह अब्दाली के बारे में यह कहा जाता है कि 1748 से लेकर 1767 तक इन्होंने करीबन 8 बार यहां पे अटैक करा था इंडिया में। ठीक है, और इन्होंने किस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि यहां पे इंडिया में मुगल साम्राज्य अपने ग्रत की ओर था, मतलब अपने डिक्लाइन, उनका बहुत ही शार्पली डिक्लाइन हो रहा था, तो उसी का इन्होंने फायदा उठाया। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने इतना तक करा, इन्होंने दिल्ली और लाहौर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करती थी किसकी, मुगल साम्राज्य की, उनको भी एक्वायर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो इनकी पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी, पहले ही बता दी थी। पानीपत का थर्ड युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का, कब हुआ, 14 जनवरी, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। किनके बीच में हुआ, ये मैंने ऑलरेडी आपको नोट डाउन करवा रखा है जब हम बात कर रहे थे पानीपत के द्वितीय युद्ध की, जिसमें बैरम खान ने पार्टिसिपेट करा था, उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पानीपत का थर्ड युद्ध भी यहां स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो। तो वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था, जो बहुत ही बड़ी एक, मतलब Abdali defeated the Maratha in one of the largest and bloodiest battle of 18th century, मतलब बहुत ही खून खराबा हुआ था इस पानीपत के तीसरे युद्ध में, और इसमें मराठाओं को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो उस टाइम पे मराठा भी इमर्जिंग पावर में थे, अहमद शाह अब्दाली भी इमर्ज हो रहा था, मतलब बढ़ रहा था, बढ़ते हुए ग्राफ की ओर थे, तो दोनों का आपस में युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ और अंततः जीत हुई अहमद शाह अब्दाली की। और जो एक्सपांशन की नीति, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति से कार्य कर रहे थे मराठा, उनका विराम लगा, कुछ टाइम के लिए उनकी नीति पर विराम लगा। तो ये था, हमने बेसिकली बात करी कि नादिर शाह आक्रमण करा और नादिर शाह के बारे में एक्सक्लूसिवली बात करी, और अहमद शाह अब्दाली के बारे में हमने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे बात करी। अब आगे बढ़ते हैं और बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वन लीनियर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए, हमने 12 नंबर पॉइंट तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 13 नंबर पॉइंट हमारा ये है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में कर लो, बक्सर का युद्ध हुआ, या का करने की बजाय यहां से आप क्या लिख सकते हो, बक्सर के युद्ध में बंगाल से किसने पार्टिसिपेट करा, बंगाल के मीर कासिम, बंगाल से किसने पार्टिसिपेट करा, मीर कासिम ने पार्टिसिपेट करा। कासिम अवध के नवाब थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। बक्सर के युद्ध में बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब
अवध के नवाब अवध के नवाब अवध के नवाब सुजाउदौला ने सुजाउदौला ने सुजाउदौला थे। तथा मुगल सम्राट कौन थे उस टाइम पे? मुगल सम्राट, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पार्टिसिपेट करा था। किसने पार्टिसिपेट करा था? शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया। इसके अलावा अंग्रेजों की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा था? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनारो ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। अंग्रेज कमांडर कौन थे बक्सर के युद्ध में? अंग्रेज कमांडर कौन थे इस टाइम पे? वो थे हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो इस टाइम पे अंग्रेज कमांडर थे और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेज बक्सर के युद्ध के बाद में जो ब्रिटिश कंपनी थी बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। यहां पे विजय प्राप्त हुई बक्सर के युद्ध में। किसको विजय प्राप्त हुई? अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और उसका क्या नतीजा निकला? बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। बंगाल की वास्तविक शासक बन गई। ठीक है। होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 14 नंबर पॉइंट है हमारा, इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि बेसिकली अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल सम्राट थे। कौन थे? मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी, अंग्रेज थे एक तरफ और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। वो सम्राट या मुगल शासक जिसने बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करा था। अब यहां से क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि का क्या नतीजा निकला कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल व बिहार को 20 लाख रुपए में पर ईयर के हिसाब से बेच दिया। क्या करा? 20 लाख पर ईयर पेंशन के बदले शाह आलम द्वितीय को 20 लाख पर ईयर की पेंशन के बदले बिहार और बंगाल किसको दे दिया? ये अंग्रेजों को दे दिया। बदले बिहार व बंगाल दे दिया। क्या करा? इलाहाबाद की संधि में क्या नतीजा हुआ? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में यह संधि हुई। शाह आलम द्वितीय ज्यादा अच्छा शासक नहीं था, ज्यादा निडर शासक नहीं था, एक कायर शासक था जिसने एक संधि करी, इलाहाबाद की संधि, और जिसमें उसने क्या एक्सेप्ट करा कि उन्होंने 20 लाख पर ईयर की पेंशन के बदले बंगाल और जो बिहार हमारा स्टेट है वो किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। शासन करने के लिए उनको कुछ अमाउंट के चक्कर में उनको दे दिया। 20 लाख रुपए पर ईयर कम अमाउंट तो नहीं थी उस टाइम पे, बट उसके बदले उन्होंने बंगाल और बिहार को बेच दिया। अब आगे बात करें तो इस शासन का हम कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। कोहिनूर हीरे का
क्या सीक्वेंस रहा, इसके बारे में बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 नंबर पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। लेटर ऑन ये प्रताप रुद्रदेव शासक थे वारंगल के, उन्होंने किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। जो हमने अभी तक स्टडी करा है उसका एक फ्लो चार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि लेटर ऑन गोलकुंडा की खान से ये कोहिनूर हीरा निकला। लेटर ऑन वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने ये कोहिनूर हीरा किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को ये हीरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी को ये हीरा दिया। लेटर ऑन हमने क्या स्टडी करा है? मीर जुमला ने किसको दिया ये हीरा? ये दिया शाहजहां को। किसको दिया? शाहजहां को ये हीरा किसने दिया? मीर जुमला ने दिया। लेटर ऑन बात करें तो नादिर शाह ने यहां पे अटैक करा 1739 में, और नादिर शाह ने दिल्ली को बहुत ज्यादा लूटा था और यहां से कोहिनूर हीरा इवन मयूर सिंहासन भी ले गया था। 1739 में शाहजहां से कौन ले गया? शाहजहां के बाद में मुगल साम्राज्य से कोहिनूर हीरा कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। और वो लेटर ऑन किसके पास पहुंच गया? अंग्रेजों के पास में पहुंच गया। तो आज करंटली वो किसके पास में है? अंग्रेजों के पास में ही है, ब्रिटिशर्स के पास ही है। ठीक है, ये कोहिनूर हीरे का मैंने आपको एक फ्लो चार्ट सा बना के बता दिया है। चलिए एक नेक्स्ट हम कुछ और 2-3 पॉइंट्स हमारे और रहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 16 नंबर पॉइंट की बात करें तो हमारे पास में है शाहजहां ने, देखो हम बात करते हैं मोती मस्जिद की। मोती मस्जिद कहां पे किसने बनवाई? तो मोती मस्जिद की बात करें, मोती मस्जिद की बात करें तो आगरा में किसने बनवाई थी? आगरा में ये मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने ये आगरा में बनवाई। और बात करें दिल्ली की तो जहांगीर ने ये मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। दिल्ली में किसने बनवाई? जहांगीर ने बनवाई थी। होपफुली यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हमने 16 नंबर पॉइंट में ये चीज कंफर्म करी कि मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसने करवाया और दिल्ली में किसने करवाया? तो आगरा में करवाया था शाहजहां ने और दिल्ली में करवाया था जहांगीर ने। लेटर ऑन हम बात करते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं। 17 नंबर पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, बट हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी सी और बची है, 2 पॉइंट और हमें डिस्कस करने हैं। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? किसने करा था वो देख लेते हैं। गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था दारा सिकोह ने। किसने करवाया था? गीता का फारसी में अनुवाद और दारा सिकोह कौन था? ये शाहजहां ने जिसको अपना उत्तराधिकारी बताया था, दारा सिकोह, इसने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया? दारा सिकोह ने करवाया था। लेटर ऑन एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, करवाया। और हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा मुगल साम्राज्य के बारे में। और लास्ट पॉइंट क्या है? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में किसने बनवाया था? औरंगजेब की बीवी का बनवाया था। और कहां बनवाया था? औरंगाबाद में बनवाया था, महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको नोट डाउन नहीं करवा रहा हूं। ये हमारे करीबन 17 पॉइंट्स हमने डिटेल में जाने, इनके बारे में हमने नोट डाउन भी करा सारी चीजों को, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में
एक में स्पेशल पॉइंट है वो आप लोगों को बता देता हूं। स्पेशल पॉइंट क्या है? स्वाई जय सिंह के बारे में। स्वाई जय सिंह जयपुर के शासक हुए, ठीक है। स्वाई जय सिंह जयपुर के शासक हुए, मुगलों के समकालीन थे, तो यहीं पे हम उनके बारे में एक पॉइंट सार मार करके नोट डाउन कर लेते हैं। और उनके बारे में पॉइंट क्या है कि उन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी, ठीक है। क्या बनवाई थी? 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कहां कहां पे बनवाई वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्वाई जय सिंह ने, स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, वेधशालाएं बनवाई थी। और वो वेधशालाएं कहां कहां पे बनवाई थी उनकी बात कर लेते हैं। वेधशालाओं का इन्होंने स्वाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। और वो 5 कहां कहां पे बनवाई थी? फर्स्ट इन्होंने दिल्ली में बनवाई, ठीक है, दिल्ली। सेकंड इन्होंने कहां पे बनवाई? जयपुर में बनवाई थी। जयपुर के अलावा दिल्ली, जयपुर, इसके अलावा इन्होंने उज्जैन में भी वेधशाला का निर्माण करवाया था, उज्जैन। और फोर्थ थी इन्होंने वाराणसी में भी वेधशाला का निर्माण करवाया था। और लास्ट हम बात करें तो मथुरा में भी इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? वेधशाला का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। स्वाई जय सिंह जयपुर के शासक हुए थे। अब इनको याद रखना है, कैसे याद रखें? तो एक ट्रिक है हमारे पास इसको याद रखने की। और ट्रिक क्या है? देखिए यहां पे लिख लीजिए, डीजे, डीजे यूवी में। कहां पे है डीजे? यूवी में डीजे है, ठीक है, डीजे यूवी में। ये हमारी ट्रिक है। अब ये ट्रिक काम कैसे करेगी वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। डीजे यूवी में ये हमारी ट्रिक है। डी बताता है दिल्ली को, जे जयपुर को, यू उज्जैन को, वी बताता है वाराणसी को, एम बताता है मथुरा को। तो क्या हो गया? डीजे जयपुर, जयपुर के लिए आएगा, ठीक है। डीजे यूवी में जे हमारा यहां पे जयपुर के लिए आ जाएगा, यू उज्जैन को बता रहा है, वी वाराणसी को, और एम मथुरा को। तो डीजे कहां बजा रहे हैं? यूवी में हम डीजे बजा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? हमारी वेधशालाएं जो बनवाई थी स्वाई जय सिंह ने, वो कहां कहां बनवाई? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में, ठीक है। होपफुली यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में हम स्टडी करेंगे एक्सक्लूसिवली। मराठा साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे कि क्या कौन कौन शासक हुए, क्या क्या उन्होंने कार्य करे, क्या क्या नहीं करे, और किन किन के साथ में उनका युद्ध हुआ, उनके बारे में सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। हम ऑलरेडी मराठाओं के बारे में बात कर चुके हैं कि उनका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन बची हुई चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में सिखों के बारे में। सिख गुरु कौन कौन से हुए, यहाँ पंजाब में कौन कौन से शासक हुए, उन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में सिखों के बाद में हम बात करेंगे कि फॉरेनर्स कौन कौन इंडिया आए, जैसे पुर्तगाली आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फ्रांसीस आए थे, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके साथ ही हमारा ये जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का पॉइंट है, चैप्टर है, वो फिनिश हो जाएगा। लगभग आने वाली 2 या 3 क्लासों में हमारा ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतर चीजें हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे।